नमस्कार दोस्तों। तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर करने के बाद कल देर रात को एक पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको जो तालिबान की आइडियोलॉजी है वो आगे भविष्य में क्या करने वाला है उसके बारे में हमें पता लग सकता है। ये आप न्यूज़ देख सकते हो न्यूयॉर्क टाइम्स का। तालिबान स्पोक्समैन इन फर्स्ट न्यूज कॉन्फ्रेंस इन काबुल प्लेजेस नो रिप्रेसल्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से इसकी एग्जैक्टली इनके द्वारा क्या बोला गया है। जो अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहां पर जो उनके स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली बार जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। जो रिपोर्टर्स थे वो एक पूरे हॉल में बैठे हुए थे और जो स्पोक्स पर्सन है वो अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ रिपोर्टर्स ने कुछ सवाल भी पूछे, उसके बारे में भी यहां पर जवाब दिया गया है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्पोक्स पर्सन थे जो ये जवाब दे रहे थे तालिबान की तरफ से, उसका नाम है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अगर आप देखोगे पिछले 20 वर्षों से वो वॉइस रहे हैं तालिबान के, मतलब तालिबान की तरफ से जो भी बोला जाता था वो इन्हीं के द्वारा बोला जाता था। लेकिन पहली बार ट्यूसडे को यहां पर जो पूरा विश्व है उसने यहां पर लाइव देखा और जो भी सवाल जवाब पूछना था वो यहां पर किया गया था। आप देख सकते हो यही है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यहां पर निकल के आई है, यहां पर बताया जा रहा है कि देयर विल बी नो एग्जीक्यूशन एंड पनिशमेंट। मतलब जिस तरह का कार्यकाल पिछले वाले तालिबान के समय था 1996 से लेकर 2001 जो 5 वर्ष में किया गया था, वैसा यहां पर रिपीटिशन नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा है इस बार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ बोला गया है। तो एक एक करके मुद्दों को हम समझते हैं। सबसे पहला मुद्दा आता है कि रिवेंज लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर थी तो यूएस के साथ बहुत सारे जो अफगान के सिविलियंस हैं, अफगानिस्तान के सिविलियंस हैं, लोग हैं, वो यूएस के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो क्या उनके ऊपर रिवेंज लिया जाएगा, क्या उनको मारा जाएगा, जिस तरह का सिचुएशन हमने 1996 से 2001 के बीच में देखा था। तो यहां पर तालिबान का कहना था कि नहीं, यहां पर जो भी सोल्जर्स हैं जिन्होंने काम किया अफगानिस्तान सरकार के साथ, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको कोई भी खतरा नहीं है, ऐसा तालिबान का कहना है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये कहना है, अब एग्जैक्टली रियलिटी में क्या होता है वो तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन वो इस समय ये चीज कह रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो कि यूएस के साथ काम कर रहे थे। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा जो अफगान के सिविलियंस थे वो अमेरिकन मिशन के साथ काम कर रहे थे। बेसिकली अमेरिका को यहां पर ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, कहीं पर भी बातचीत करना है, कुछ चीजों के बारे में जानना है, तो डायरेक्टली जो सिविलियंस थे वो काम कर रहे थे। 3 लाख के आसपास इनका नंबर बताया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब ये 3 लाख लोग क्या है कि यूएस के साथ काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आप देखोगे तो यूएस ने बहुत ही कुछ लोगों को, कम लोगों को यहां पर जो रेफ्यूजी का प्रोटेक्शन है वो दिया है। मतलब कि सभी एक प्रकार से यूएस नहीं जा पाएंगे। कुछ बताया जा रहा है कि 2,000 के आसपास ही है उनके फैमिलीज हैं जिनको यूएस बुलाया गया है, बाकी के तो अफगानिस्तान के अंदर ही रहेंगे। उनका क्या होगा, तो उसको लेकर भी इनके द्वारा बोला गया है कि हम यहां पर सभी को पार्डन करते हैं, माफ करते हैं, उनसे हम कोई भी रिवेंज नहीं लेंगे, ऐसा अभी के लिए बोल रहे हैं। दूसरा यहां पर जो मुद्दा है कि क्या जो तालिबान 1.0 उस समय 1996 से 2001 के बीच में था और अभी वाले तालिबान में क्या डिफरेंस है, इसको लेकर उसके स्पोक्स पर्सन के द्वारा बोला गया कि जहां तक आइडियोलॉजी की बात है और बिलीफ की बात है उसमें हमारे मतलब तालिबान 1 और 2 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा उनके द्वारा क्लियर बोला गया था। लेकिन हां, जहां तक एक्सपीरियंस की बात है, मैच्योरिटी की बात है, यहां पर सोच विचार करने की बात है, इसमें काफी सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिस तरह का ब्लडशेड हुआ था 1996 से 2001 के बीच में, वो हम यहां पर नहीं करेंगे। हम ज्यादा मैच्योरिटी दिखाएंगे और इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, अलग अलग देश हैं, उनके साथ यहां पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको समझना है जो आइडियोलॉजी है और जो बिलीफ है तालिबान का, मूलभूत जो चीज कहते हैं ना, उसमें यहां पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो फिर आइडियोलॉजी क्या है, मतलब तालिबान की आइडियोलॉजी को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी अगर हमें समझनी है पर्सन की, तो उसका काम कैसा रहा है उसके हिसाब से हम जज कर पाएंगे। तो वो 5 साल का जो समय था 1996 से 2001 के बीच में, उस समय अगर आप देखोगे तो तालिबान चाहता था कि स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ जो शरिया लॉ है, जो इस्लाम का लॉ है, उसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए। और उसमें यह चीज देखने को मिला था कि जो महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की आजादी नहीं थी, स्टडी करने की,
काम करने की। इनफैक्ट अगर वो घर से बाहर निकलना है तो मेल गार्जियन के साथ ही निकल सकते हैं। पूरी तरह से जो बुर्का होता है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था। साथ ही साथ जो वेस्टर्न फिल्म्स हो गई, बुक्स हो गई, सभी को यहाँ पर बैन कर दिया गया था। तो जो उनकी आइडियोलॉजी है वो एक प्रकार से ऐसा बताया जाता है कि जो इनोवेटिव फॉर्म है शरिया इस्लामिक लॉ का, जो देवबंदी फंडामेंटलिज्म पर बेस्ड है, उसके साथ साथ जो पश्तून का सोशल और कल्चरल नॉर्म है, अब आप समझिए दोनों को लिंक करना है। तालिबान अगर आप ज्यादातर देखोगे तो दे आर पश्तून। अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो एथनिसिटी है 40% से ज्यादा वो पश्तून की है। तो उनके जो सोशल कल्चरल नॉर्म है उसके साथ साथ जो शरिया इस्लामिक लॉ है, दोनों को कंबाइन अगर आप कर दो तो ये हमें दिखता है तालिबान की आइडियोलॉजी। तो वो आइडियोलॉजी तालिबान का कहना है कि पहले जैसे थी वैसे ही है, लेकिन हां हम यहां पर ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, एक्सपीरियंस हो गए हैं, जो फ्रीडम देना है वो हम यहां पर देंगे। फिर तालिबान के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया इसका मतलब वुमेन राइट का क्या होगा, क्योंकि 1996 से 2001 के बीच में तो बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था वुमेन के ऊपर। तो यहां पर अब देखिए तालिबान क्या कह रहा है, दोनों चीज आपको अगेन यहां पर काफी ज्यादा आपको मतभेद देखने को मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि वुमेन विल बी अलाउड टू वर्क एंड स्टडी, उनको फ्रीडम होगा, उनको काम करना है काम करें, यहां पर पढ़ाई करनी है करें, दे विल बी वेरी एक्टिव इन द सोसाइटी, ऐसा तालिबान कह रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहा है बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम। अब फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम कौन तय करेगा, मतलब कि हर तालिबान तो अपने आप उस चीज को इंटरप्रेट कर सकता है ना कि इस्लाम में ऐसा है वैसा नहीं है और इसके हिसाब से वुमेन को काम करना पड़ेगा, राइट। अब भले ही इस्लाम के अंदर फ्रीडम दी गई हो वुमेन को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तालिबान उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका कोई वजूद तो है नहीं। तो इसी की वजह से यहां पर दोनों चीज देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहां पर वार्निंग दे दी गई है वुमेन को, बोला गया है कि जहां जहां पर आप काम कर रहे हो हट जाओ वहां से। ऑल्दो यहां पर कुछ बेटर चीजें भी देखने को मिली थी, आजकल में ऐसा देखा जा रहा था कि जो वहां की जो न्यूज एजेंसीज वगैरह हैं वुमेन काम कर रही हैं। तो अभी काफी ज्यादा असमंजस का समय है, देखना होगा आगे चलकर इसको लेकर क्या होता है। फिर नेक्स्ट जो मुद्दा आता है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। जो तालिबान है वो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा बनाएगा बाकी देशों के साथ। तो यहां पर उनका यह कहना है कि हम पहले जैसी चीजें रिपीट नहीं करना चाहते हैं, मतलब जिस प्रकार से बहुत सारे देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई भी वॉर फिर से हो यहां पर। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि पहले हमारे पर इल्जाम लगता था कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे टेररिज्म को पनाह दी जाती है, टेररिस्ट को पनाह दी जाती है और उसके माध्यम से अफगानिस्तान के माध्यम से पूरे विश्व भर में टेररिज्म फैलाया जाता है। तो वो सेम चीज हम रिपीट नहीं होने देंगे, ऐसा यहां पर अब तालिबान कह रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9/11 के पहले जो भी कुछ हुआ था वो ज्यादातर बताया जाता है कि अफगानिस्तान के जमीन से ही वहां पर चीजें सारी बनी थी, हुआ था। ऑल्दो उसके बाद क्या हुआ था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, वो एक पूरा अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान से सारी टेररिज्म की एक्टिविटीज फैलती थी जो कि पूरे विश्व भर में फैलाई जाती थी। तो वो सेम चीज तालिबान नहीं होने देगा, ऐसा उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कल मैं एक तालिबान के स्पोक्स पर्सन है वो पाकिस्तान के एक न्यूज एंकर के साथ बातचीत कर रहे थे और उसके अंदर न्यूज एंकर ने पूछा कि आप भारत को लेकर क्या सोचते हो। तो जो स्पोक्स पर्सन था तालिबान का, उसका यह कहना था कि देखिए जो प्रोजेक्ट्स वगैरह भारत चला रहा है इनकम्प्लीट है, उसको आकर कंप्लीट करे, सब कुछ करें। लेकिन भारत अगर सोचेगा कि हम वहां से बाकी के देशों के ऊपर अटैक कर सकें, अफगानिस्तान का यूज कर सकें, तो वो हम नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ उनके कन्वर्सेशन में दिख रहा था जो भी कल बातचीत हो रही थी। तो लेट्स सी कि अगेन इस पर क्या होता है। लेकिन आखिरी में जो एक सबसे और इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो है आपका प्रेस का फ्रीडम। क्या वहां पर प्रेस अलाउ किया जाएगा? तो देखिए इसको लेकर भी तालिबान काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा था। उसका कहना था कि जो मीडिया रिपोर्टिंग्स हैं वो काफी यूजफुल होता है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, और यहां पर जो लीडर्स हैं वो अगर गलती करेंगे तो वो मीडिया दिखाने की कोशिश करेगा। तो वो एक पार्ट हैं सोसाइटी के, इसलिए उनको पूरी तरह से आज़ादी दी जाएगी कि वो अपना काम कर सकें। और एक प्रकार से पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अगेन तालिबान के द्वारा कि प्रेस फ्रीडम पूरी तरह से यहां पर दिया जाएगा। और आखिरी में एक और चीज यहां पर पूछा गया बॉम्बिंग्स को लेकर। यहां पर रिपोर्टर्स ने यह पूछा, अफगान के रिपोर्टर ने, कि अभी तक जितनी भी बॉम्बिंग्स हुई हैं, इतने सारे सिविलियंस की मौतें हुई हैं, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान के लोग आपको माफ कर पाएंगे? तो इसको लेकर तालिबान के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि देखिए ये जो भी कुछ हुआ था वो वॉर का समय था, वॉर हो रहा था, वॉर था, इसलिए यहां पर कई लोगों की जानें गई जो कि काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब सारी चीजें यहां पर सुधर जाएंगी, ऐसा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है तालिबान के द्वारा। तो अगेन मैं कहूंगा वी हैव टू वेट एंड वॉच। जो भी कुछ होना था अब तो वो हो चुका है, लेकिन आगे क्या होगा वो हम यहां पर आगे देखेंगे। बट इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आई होप कि जो भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि जब 9/11 के बाद
अमेरिका इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर, तो उसका जो खर्चा है वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन कहां से लाती थी, चाहे इराक के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, तो बुश जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहां से इसका खर्चा लेकर आती थी वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर आप हमारे studiiq.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। सारी चीजें जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं काफी कम दाम पर आपको वहां पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।